उन्हें मार गिराए जाने की सूचना आ रही है। लंबे समय से, जब से यह हमला हुआ उसके बाद से लगातार इन आतंकियों की तलाश जारी थी और इन आतंकियों की तलाश के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे थे। तमाम तरह के प्रयासों में फिलहाल ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, जिसके तहत 3 आतंकियों को श्रीनगर के अंदर मारा जा चुका है। प्राप्त जानकारियां इस तरह से मीडिया के ऊपर तैर रही हैं और इन जानकारियों में सोर्सेज के हवाले से कहा जा रहा है। कुछ जगह पर सोर्सेज अपने आप को कंफर्म कर रहे हैं और कई जगह पर न्यूज अपने आप में सोर्सेज लिख रही हैं कि यहां पर जो आतंकी सुलेमान शाह, उसके मारे जाने की खबर आ रही है। सुलेमान शाह के मारे जाने की खबर के बाद एक और अपडेट आपके साथ में है, और वो ये कि जिस समय आप ये सेशन सुन रहे हैं, इस समय यानी कि मध्य रात्रि के लगभग इस समय हमारे संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। आप सभी को ध्यान होगा कि भारत के अंदर मानसून सत्र संसद में चल रहा है और मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा का सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सरकार के द्वारा अपनी बातें कही जा रही हैं और अपोजिशन द्वारा सवाल किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इन दोनों ही बातों को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथियों, 3 पाकिस्तानी आतंकियों के ढेर होने की खबर ऐसे समय पर आई जिस समय पर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा चल रही थी। आप सभी को ज्ञात होगा कि 22 अप्रैल के दिन भारत में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में जो आतंकी थे उन्हें मारने को लेकर के या फिर उन्हें पकड़ने को लेकर के तमाम तरह की सुरक्षा प्रयास चल रहे थे। लेकिन आज सुबह जब ऑपरेशन महादेव का अपडेट चिनार कॉर्प्स के द्वारा आया, उसी समय यह सुगबुगाहट लगना शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। आज कोइंसिडेंस ही है कि सावन का सोमवार है और सोमवार महादेव और ऑपरेशन महादेव, यह कुछ इस तरह का संयोग है कि इस नाम से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के ढेर होने की खबर आती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार तो सेना के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इसमें मारा गया आतंकी हासिम मूसा ही था। इसके अलावा जो अन्य आतंकियों की पहचान की गई है, उनमें से एक आतंकी जो सोनमर्ग में सुरंग प्रोजेक्ट पर हमला हुआ था, उसमें से शामिल हुआ आतंकी बताया जा रहा है। आतंकियों के पास अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल्स, ग्रेनेड, ये कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं और ऑपरेशन सेना जो है वो संभवतः कल इस विषय के ऊपर और विस्तार से जानकारी दे देगी। सुबह 11 बजे जब सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि लिडवास में कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और ये तस्वीरें निकल कर आई जो हमने आपके लिए ब्लर कर दी हैं। आज सुबह जब सोशल मीडिया पर इस तरह की सुगबुगाहट तेज हुई तो चिनार कॉर्प्स, जो इंडियन आर्मी की वो शाखा है जो कि मतलब ये कॉर्प्स 15 है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारतीय सेना का ये वो भाग है जो श्रीनगर में है और ये कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस अभी तक हुए हैं उन सभी के अंदर पार्टिसिपेट की है। कहा जा रहा है कि इनको लिडवास क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि वहां पर आतंकी हैं। सुबह 12:30 बजे के आसपास, दोपहर 12:30 बजे के आसपास यह खबर सबसे पहले एक तस्वीर के माध्यम से आती है। उसके बाद में अपडेट आता है ऑपरेशन महादेव अपडेट और लिखा आता है 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, ऑपरेशन कंटिन्यूज। यह बात जैसे ही आती है तब तक लगभग 1:30 बज चुका होता है। हर व्यक्ति यह जानने के लिए तैयार होता है कि बताइए कौन था वो जिसे मारा गया। तस्वीरें निकलकर आती हैं एक ऐसे टेंट के अंदर लेटे हुए 3 आतंकियों की और उनके साथ बरामद हुए कुछ इस तरह से रखे ग्रेनेड्स की तस्वीरें आती हैं। साथ में अमेरिकी कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल ग्रेनेड भी मिलने की बात आती है। साथियों, ये जो तस्वीरें बाहर निकलकर आई तब से लेकर अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है पुख्ता रूप से। उम्मीद की जाती है कि कल तक यानी मंगलवार तक सेना के द्वारा इस मामले में फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन मीडिया की प्राप्त जानकारियां यही बता रही हैं और शिनाख्त जो आतंकियों की चेहरे मिलाकर की जा रही है वो हासिम मूसा से मिलती हुई शक्लें ही बताई जा रही हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि पहलगाम आतंकी हमले में भारत के 25 और एक नेपाली टूरिस्ट मारा गया था, जिसमें जो संदिग्ध थे उनके स्केच जारी किए गए थे। उनमें से जो एक स्केच था, इस स्केच के मारे जाने की सूचना फिलहाल आ रही है। यही व्यक्ति इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। संदिग्ध जगहों पर लगातार रेड कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये 3 महीने तक इस पूरे क्षेत्र में बैठा रहा तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये कैसे संभव हुआ और हमारी सुरक्षा एजेंसीज उसे कैसे नहीं पकड़ पाई। अब मैं आपको उस आंसर तक लेकर चलूंगा कि कहानी असल में थी क्या। ये जो घटना घटी, हमने अब तक इन लोगों को पकड़ने में इतनी देरी कैसे हुई, लिडवास में ये जहां मिले वहां पर ये किस तरह से अब तक बचे हुए थे। तो देखिए, अभी क्या है ना कि इस विषय पर मेरी काफी सारे सेना के अधिकारियों से भी जब ऑफ कैमरा चर्चा होती है, वो इन बातों को हालांकि साझा नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सुरक्षा कारणों में एक बड़ी चूक हो सकता है उनके द्वारा इस तरह की बातें बोलना। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी इन दिनों सरफेस पर आई और वो ये थी कि इन आतंकियों ने चाइनीज सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जितनी भी प्रकार की सुरक्षा गतिविधियां देखी हो उनमें एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि यह ट्रैक किया जाता है कि आपने कहां से फोन यूज किया और फोन का रीच पता लगाना बड़ा आसान होता है। मतलब कि आप जिस भी रेंज में है वहां के टावर से आपके फोन को लोकेट किया जा सकता है। आतंकियों ने इससे बचते बचते सैटेलाइट फोन यूज करना शुरू किया। यह भी धीरे धीरे पकड़ में आने लगा था। सैटेलाइट फोन्स को भी हम लोग रीच कर लेते थे कि हां, इस तरफ से सैटेलाइट रेंजेस आई हैं।
चाइना ने हाल ही के समय में पाकिस्तान के लिए और विशेष रूप से भारत के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सैटेलाइट्स को सक्रिय किया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत का आईआरएनएसएस इस समय भारत के ऊपर तो सुरक्षा कर ही रहा है, सूचना दे ही रहा है कि ये जो आतंकी थे, ये 26 अप्रैल को पहलगाम हमले के दौरान इनका एक बार पहलगाम के आसपास सैटेलाइट सिग्नल देखा गया था। पिछले 3 महीने से ये अपना सैटेलाइट का सिग्नल बंद करके बैठे थे, लगातार इनका सैटेलाइट सिग्नल बंद था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जहां पहलगाम में यह हमला हुआ, वहां से बॉर्डर तक पहुंचने में इन्हें बहुत समय लगता, क्योंकि इनके किसी भी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता था। क्योंकि जब यह हमला हुआ था तब भी यह सवाल पूछा जा रहा था कि इतना अंदर तक आकर हमला कैसे हुआ, वहीं दूसरी तरफ अगर हमला हो गया तो यहां से यह बॉर्डर तक पहुंच कैसे गए। ये 2 बड़े सवाल थे। तो बॉर्डर तक नहीं पहुंचे, यह इस घटना से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। कह रहे हैं कि लगभग तब से 3 महीने से यह सैटेलाइट सिग्नल बंद करके बैठे थे। अभी आज के दिन मतलब शनिवार के दिन असल में इनका सिग्नल ट्रैक हुआ पहली बार दोबारा उस घटना के बाद, और जैसे ही सिग्नल रीच में आया कि हां कुछ सिग्नल जा रहे हैं सैटेलाइट के, उसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई। और ये चूंकि श्रीनगर के नजदीक था और श्रीनगर शहर से जो पहाड़ियां दिखती हैं उन्हें महादेव पहाड़ियां कहा जाता है, और महादेव पहाड़ियों से इसका नाम ऑपरेशन महादेव पड़ गया है। ठीक है, हालांकि कोइंसिडेंस है कि जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन सोमवार चल रहा है। आज हमारे मतलब सावन के सोमवार में महादेव का विशेष महात्म्य है। ऐसे में ऑपरेशन महादेव से यह थोड़ा रिजेंबल भी कर गया है। ठीक है, इस ऑपरेशन में खास बातें जो थी वो ये कि भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा निर्मित ड्रोन और रडार का ही इस पूरी घटना के अंदर यूज किया जा रहा था। लगातार इन सब पर नजर बनाया जा रहा था। इस बात को आप इस तरह से भी समझकर देखिए कि यह घटना जितनी बड़ी है, उस बड़ी घटना के साथ साथ हमारी सुरक्षा एजेंसीज की चुनौतियों को भी आप इस घटना में महसूस कर सकते हैं। आप पर जब लगातार यह प्रेशर आ रहा हो कि इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप पड़ोसी मुल्क में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह करके आ गए, लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए आतंकियों को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमारे ही देश में हमला करके वो कहीं छुपे बैठे हैं, तो विचार करिए कि सुरक्षा एजेंसियों पर कितना प्रेशर रहा होगा। कई बार इस तरह की फर्जी अफवाहें भी फैलाई जाने का प्रयास हुआ कि सेना किसी को भी मारकर यह कह देगी कि हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। जी नहीं, हमारी सेना जिम्मेदार सेना है और इस पूरे जिम्मेदारी को उसने बहुत बखूबी निभाया तब तक जब तक उस जिम्मेदार को ही ना मारा गया हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आज दोपहर से लेकर अब तक भी सोर्सेज के माध्यम से खबर जरूर आ रही है, सेना जब तक फुल प्रूफ कंफर्म नहीं हो जाएगी कि हां ये वही थे, तब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं देगी। सेना की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से लोगों से पूछा भी गया, आईजीपी कश्मीर से ये पूछा गया कि साहब ये जो हुआ ये क्या था, क्या, तो इन्होंने अपनी तरफ से बोला कि अभी हम इन्फॉर्म करेंगे। इवन जो यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हुए हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे पूछा गया कि साहब ये क्या था, इन्होंने कहा कि निश्चित ही 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी और डिटेल जानकारी सेना देगी। मतलब जिम्मेदारी को आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया उस अज्ञात आदमी पर जिसने हमारे देश में आतंक फैलाया, और जब वो छुप कर बैठा था तो उसे ऑपरेशन महादेव ने अपने साथ में पकड़ लिया। कुल मिलाकर आतंकियों के लिए सिंदूर हो या महादेव दोनों ही बड़े भारी पड़े, और लोग इस बात की फिलहाल चर्चा भी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर होता है पहलगाम के अंदर, और ये मतलब जो घटना घटी थी वो मैंने आपको बताया कि पहलगाम के हमले के विरोध में थी। आज हमारी संसद में इस बात पर बहस शुरू हुई। ऑपरेशन सिंदूर से उठे तमाम प्रकार के प्रश्न, फिर चाहे बार बार ट्रंप का यह कहना हो कि सीज फायर मैंने कराया हो, या फिर अपोजिशन का बार बार यह सवाल पूछना कि कितने विमान गिरे बताते क्यों नहीं हो, या फिर पाकिस्तान का अपनी तरफ से यह क्लेम करना कि हमने भारत के इतने विमान मार गिराए थे। आज भारत की संसद में इस पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित हुई। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि लगातार इस घटना से पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आज का जो ये दिन मतलब संसद में शुरू हुआ, इस बीच में लगातार यह मांग उठाई जाती रही थी कि कब सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेगी। फाइनली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा तय हुआ कि आज के दिन हम ऑपरेशन सिंदूर पर जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं सबका जवाब देंगे। और यह प्रश्न ऐसी जगह पर जवाब दिया जा रहा था, मानसून सत्र है, संसद के अंदर जवाब दिया जा रहा है, तो आप इन जवाबों को बहुत ही क्रेडिबल मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी आप तथ्यात्मक त्रुटि वाला जवाब नहीं दे सकते। ऐसे में राजनाथ सिंह जी के द्वारा संसदन को संबोधित करना शुरू हुआ, अपनी तरफ से बताना शुरू हुआ। किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई हम सब लोग मिलकर के तय किए कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हालांकि इसके शुरू होने से, कार्यवाही के शुरू होने से जस्ट शुरू होते ही थोड़े दिन के लिए संसद प्रभावित रही, क्योंकि बिहार का जो एसआईआर वाला जो मामला है वो मामला काफी हाईलाइटेड रहा, लेकिन उसके बाद में फिर इस विषय पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष की तरफ से इस बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब पर टोका टाकी हुई, जहां पर सवाल पूछे गए। इस बीच में राजनाथ सिंह जी ने पूरी तरह से अपनी बात को रखते हुए कहा कि हमने आतंकियों को उनके परिणाम तक पहुंचाया, हमने अपना कुछ नुकसान नहीं किया, और जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो पेंसिल टूटती है। यह बिल्कुल वैसी ही पहेली थी जैसे हमारे सेना के अधिकारियों द्वारा उस समय कहा गया था कि जब संघर्ष होगा तो संघर्ष के दौरान हमारे पायलट सुरक्षित हैं, हम बस इस पर जवाब दे सकते हैं। हमने अपनी तरफ से कहा कि हां नुकसान होता है, तो हमने उस पर अभी भी फिलहाल तक जवाब नहीं दिया है। खैर, ऑपरेशन तरफ से सवाल पूछ रहे थे कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि
सदन को यह बताया जाए कि दहशतगर्द पहलगाम तक पहुंचे कैसे। दहशतगर्द अगर पहलगाम तक पहुंचे तो ये इसकी किसकी जिम्मेदारी तय हुई और जिसकी जिम्मेदारी तय हुई उस पर क्या एक्शन लिया गया। इस पर सदन के अंदर सवाल जवाब चलते रहे, सरकार की तरफ और विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब होते रहे। ऐसे में विदेश मंत्री के द्वारा जब जवाब देना शुरू हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के विषय के ऊपर, तब विदेश मंत्री अपनी तरफ से यह बता रहे थे कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच में भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और व्यापार को लेकर के कोई भी वार्ता नहीं हुई। ऐसे में जब इनके बयान पर अपोजिशन की तरफ से यही सवाल किए गए कि वो तो 27वीं बार अब बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया है, को गलत नहीं ठहराया सिवाय 2 देश के, चाइना और तुर्की, क्या हम इसे अपनी सफलता नहीं मानते। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आप इसको समझिए और उनके तर्क को भी थोड़ा सा महसूस कीजिए कि जब भारत की तरफ से हमला हुआ है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तो हमने शुरू किया है पाकिस्तान के ऊपर कि लीजिए हम आपको पनिशमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान तो यही कहता रहा कि प्रूव तो करो कि ये हमने कराया है, प्रूव तो करो ये हमने कराया है। भारत दुनिया को ये कन्विंस करने में कामयाब हुआ था कि ये पाकिस्तान ने ही किया है और हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। तो हमारी विदेश नीति को आप कब हमारी सफलता मानेंगे? जब हमने 193 देशों में से 190 देशों को यह कन्विंस कर लिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। क्या यह हमारी विदेश नीति की सफलता नहीं है? सच मायने में यह विदेश नीति की सफलता ही है। अदरवाइज तो इस बात पर यह भी सवाल उठ सकते थे कि जब तक प्रूव ना हो कि यह पाकिस्तान ने ही